I'm Shivani Solanki and I welcome you all to DPW Law वाला YouTube चैनल जहाँ पे चल रहा है MPCJ के लिए क्विक कॉन्सेप्ट सीरीज जहाँ पे आज डील करने वाले स्टूडेंट्स हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इससे पहले हम CRPC, IPC एंड एंडेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं। अब डील करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। मैंने हर बार बोला है कि जितनी हेल्प आपके स्टूडेंट्स PYQs करेंगे उससे ज्यादा कोई हेल्प नहीं कर सकता है आपको। हमने DGS में भी देखा था कि आपके PYQs ने कितना हेल्प किया। ना सिर्फ DGS के खुद के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं बट अदर स्टेट जुडिशरी के भी रिपीट हुए हैं। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू, ऑलवेज सजेस्ट यू, ऑलवेज गो फॉर द सॉल्यूशन एंड एनालिसिस ऑफ PYQs, वो चाहे किसी भी स्टेट जुडिशरी का हो चुका है। जितना ज्यादा PYQs को एनालाइज करोगे उतनी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर पाते हैं। क्वेश्चन का स्कोप पता चल जाता है। जब चीजों को पढ़ोगे तो वो सारी चीजें जो है हम छोड़े नहीं, ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं खुद से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस सेशन और देखेंगे कि MPCJ में प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज भी करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव बिफोर अस इज who may obtain specific performance of a contract in his favor. So that means what? That means section number 15 and 19. 15 and 19 जो बोल रहा है किसके द्वारा आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लिया जा सकता है एंड किसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम क्लेम कर सकते हैं। So the first says who may obtain specific performance का contract students, relief कौन ले सकता है? Any party to the contract, absolutely. Representative in interest of the principal or any party, right? When a company has entered into a contract and subsequently becomes amalgamate हो जाते हैं, वो mix हो जाते हैं with another company, a new company is formed. X plus Y दोनों कंपनी मिलके Z कंपनी बना ली, amalgamation हो गया. Which arises out of the amalgamation or all of the above. Right answer is all of the above. And for that matter हमारी ड्यूटी बनती है कि सेक्शन नंबर 15 एंड 19 को पढ़ लें। सेक्शन नंबर 15 बोल रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बाय हु कैन एक्चुअली डिमांड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ए बोलता है एनी पार्टी। एनी पार्टी मींस व्हाट? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी ए और पार्टी बी दोनों में से कोई भी ले सकता है। सेकेंड इज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और दी पार्टी, राइट। सी बोल रहा है एनी पर्सन हैविंग बेनिफिशियल एंटाइटलमेंट, उसमें कोई सेटलमेंट, मैरिज या कॉम्प्रोमाइज की वजह से उसका कोई बेनिफिट अराइज हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट से। रिमाइंडर मैन, रिवर्जन इन पोजीशन, रिवर्जन इन रिमाइंडर, SRA के वन शॉट में अच्छे से डील के जरूर जाके पढ़े। न्यू LLP फॉर्म हो रही है तो न्यू कंपनी आफ्टर अमालगमेशन एंड प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव अ ड्यूटी वेयर बाय दे इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। किसके अगेंस्ट हो सकती है? आइदर पार्टी, दैट इज ए या बी, जो भी सूट ला रही है उसके ऑपोजिट पार्टी के अगेंस्ट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिलीफ ले सकते हैं। पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर किसी पर्सन का उस कॉन्ट्रैक्ट में टाइटल या इंटरेस्ट अराइज हो रहा है वो पर्सन ले सकता है। एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर द टाइटल न्यू LLP, न्यू कंपनी और प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, ये नाम बस दिमाग में अच्छे से क्लियर रखने। कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल, वी ऑल नो कि जो कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते, या मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो जिन एग्रीमेंट्स को हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं होते हैं, दे रिमेन एज वॉइड एग्रीमेंट्स। लेकिन यहाँ कौन क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते? A contract for the non-performance of which compensation in money is an adequate relief. Yes. जहां बेटा मनी एडिक्वेट रिलीफ है, मैं वहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों करवाऊं? मैम मनी ले लीजिए। इफ somebody has taken away my barracks, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन के लिए स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस क्यों करवाएं हम उस कॉन्ट्रैक्ट का, जब ये पता चल सकता है कि कितना डैमेज हुआ है, कॉम्पेंसेशन ले लीजिए। बी बोलता है a contract which runs into such a minute or numerous details determinable in nature, the contract the performance of which would involve the performance of continuous duty, जहां पे continuous duty होनी है and कोर्ट उसको सुपरवाइज नहीं कर सकता है। in that matter also students ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। और all of the above, right answer is all of the above, right? फटाफट से डिस्कस करेंगे कौन से कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स किया जा सकता है, किसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। सेक्शन नंबर 10 स्टूडेंट्स 2018 के अमेंडमेंट के बाद अब वहां पे वर्ड शैल देखने को मिलता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट, शैल बी एनफोर्स्ड सब्जेक्ट टू दीज 3 सेक्शन। मतलब अगर ये 3 सेक्शंस में से कोई भी कंडीशन कंप्लाई हो जाती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने की आवश्यकता नहीं है। तीनों में से किसी भी सेक्शन की कंडीशन कंप्लाई नहीं होती है, आप सेक्शन नंबर 10 के तहत बाधित है, बाउंड है,
स्पेसिफिकली उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करवाने के लिए। सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सेस ऑफ पावर्स ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी के पावर्स अगर एक्सीड कर जाते हैं, वो एक्सेस यूज कर लेता है, उनका एक्सीड कर लेता है अपने पावर्स को, तो उस मामले में स्टूडेंट्स हम कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। और कुछ लिस्ट दे रखी है हमें सेक्शन नंबर 14 में, जिनका स्टूडेंट्स हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। कौन कौन से वो हमारे ऐसे पर्टिकुलर मैं कहूं तो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जहां सबसे पहले हमें दिखता है कि अगर हमने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया बेटा, अगर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया, कंटिन्यूअस ड्यूटी है, पर्सनल क्वालिफिकेशन या नेचर डिटर्मिनेबल है, तो हम लिखेंगे इनको वन बाय वन। देखो, अगर यस अगर कैसा है स्टूडेंट्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे हमने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसका नेचर क्या है बेटा, डिटर्मिनेबल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, पर्सनल क्वालिफिकेशन या स्किल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे हमारा कंटिन्यूस ड्यूटी है, continuous duty to perform something of which the court cannot take और court cannot monitor, courts उसका सुपरविजन नहीं कर सकते, जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट्स का स्टूडेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये होने के बाद क्या होता है, एज पर सेक्शन नंबर 16 प्लेंटिफ की कुछ गलतियां हो जाती है, तो प्लेंटिफ को भी बाहर कर रखा है, दैट सॉरी यू कैन नॉट गेट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म, क्योंकि आपके पार्ट पर भी कुछ गलतियां हैं, जिसमें क्या आता है, अगर प्लेंटिफ ने खुद ने क्या कर लिया स्टूडेंट, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया ना, सेक्शन नंबर 20 के तहत आपने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया, तो जब सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया, सो नाउ यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर इट, या पर्सन क्या हो चुका है, पर्सन इनकेपेबल हो चुका है, उसने कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं वो कैसे हैं, वॉयलेट किए हैं या फ्रॉड कमिट किया है। अगर उसने स्टूडेंट्स फ्रॉड कमिट किया, आपकी पार्टी ने खुद से फ्रॉड कमिट करके आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को वॉयलेट कर रहा है, और इसके साथ साथ अगर वो फेल हो जाता है ये प्रूफ करने के लिए कि ही इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस मामले में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। इफ यू वांट कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, तो सेक्शन नंबर 16 की सारी ड्यूटीज को, सारी मैंडेटरी प्रोविजंस को कंप्लाई कीजिए। सेशन के एंड में बेटा हम ये 5 सेक्शन पढ़ेंगे जो बोल रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी लेते हुए आप ये 5 रिलीफ ले सकते हो। क्या ले सकते हो? यू कैन गो विद दीज 5 reliefs as well. Question number 3 पे आएंगे. It says a suit for possession of an immovable property under section number 6 of SRA can be claimed within the dispossession. ध्यान रखना यहाँ पे dispossession होना जरूरी है। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए बेटा कि एक टेनेंट था, कौन था? एक टेनेंट था जिसको कि लैंडलॉर्ड ने रिमूव कर दिया। रीजन क्या है? रीजन ये है दैट ही हैड फेल टू पे रेंट, रेंट पे करने में फेलियर कॉज कर दिया इसने। क्या इस ग्राउंड पे हम इस पर्सन को रिमूव कर सकते हैं? लैंडलॉर्ड अपने हाथ में कानून लेके इसको धक्के मार के बाहर निकाल सकता है? आंसर इज नो। इवन इफ ही हैवंट पेड द रेंट, इवन इफ ही हैज फेल्ड टू पे द रेंट ऑन टाइम, या अभी भी गलतियां कर रहा है, लैंडलॉर्ड इज नॉट अलाउड, लैंडलॉर्ड इज नॉट अलाउड टू डिस्पोजेस दैट पर्सन। अगर लैंडलॉर्ड वाकई में डिस्पोजेस करना चाहता है तो आपके पास एक रेमेडी बनता है, एंड दैट इज सूट ऑफ इविक्शन। आप सूट ऑफ इविक्शन फाइल कर दीजिए। 6 months, 1 year, 3 years और 12 years। तो कितने टाइम में फाइल करना स्टूडेंट्स? इट इज विद इन 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो इसको रिवाइज भी तो करना है, इस चैप्टर को स्पेसिफिकली बेटा, चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 2 को रिवाइज भी तो करना पड़ेगा। इसको रिवाइज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम होगी आगे, है ना। देखो, जब हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं बेटा, 2 टाइप की प्रॉपर्टी की पोजेशन का रिकवरी हो सकता है। पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सेक्शन नंबर 15 आता है जो बोल रहा है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसकी बात कर रहा है? रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहां पे पर्सन एंटाइटल्ड है तो कौन सा प्रोसीजर चलेगा? जो कि सीपीएससी में दे रखा है। सेक्शन नंबर 16 में टाइटल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, whether the person has the title or not the title, whether the person dispossessed is
entitled to that possession or not entitled to that possession. If that person is dispossessed तो हम बोलेंगे कि सेक्शन नंबर 6 में उसके पास रेमेडी बनती है. डिस्पोजेशन होना चाहिए. और डिस्पोजेशन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले बेटा वो डिस्पोजेशन इलीगल होना चाहिए. इलीगल होना चाहिए, बिना उसकी कंसेंट के होना चाहिए, विदाउट हिज कंसेंट एंड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यहां पे फॉलो नहीं किया गया है. देन दैट इन दैट केस 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्या किया जा सकता है? यहां पे ऐसी सूट फाइल की जा सकती है. ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे अपील एंड रिव्यू की रेमेडी अवेलेबल नहीं है. अपील एंड रिव्यू की रेमेडी बेटा यहाँ अवेलेबल नहीं है. दिस इज सेक्शन नंबर 6. सेक्शन नंबर 7 बोलता है मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आप प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकते हैं. ओके फाइन. रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है बाय द पर्सन एंटाइटल्ड, तो कौन सा प्रोसीजर लगेगा? जो कि सीपीसी में मेंशन करके दे रखा है. सेक्शन नंबर 8 में देखो बेटा क्या लाइबिलिटी बताई. सेक्शन नंबर 8 में बोलता है अगर ऐसा पर्सन जो कि एंटाइटल्ड नहीं है उस पर्टिकुलर पोजेशन के लिए, वो पर्सन क्या करेगा स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस देगा. प्रॉपर्टी को रिस्टोर कीजिए ओनर के पास, क्योंकि पोजेशन किसके पास चला गया? उस पर्सन के पास हु इज नॉट द राइटफुल पर्सन और हु इज नॉट द राइटफुल ओनर टू हैव द पोजेशन. तो रिस्टोर द पोजेशन टू द ओनर. वो थिंग किसके पास गई है? इफ दैट थिंग इज हेल्ड बाय डिफेंडेंट एज एन एजेंट और ट्रस्टी. एज एन एजेंट या ट्रस्टी आप अपने मास्टर की प्रॉपर्टी को हेल्ड करके बैठे हो, जहां पे कॉम्पनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ. वो क्या नहीं है बेटा? वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है. तो भी इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? पोजेशन वापस देना पड़ेगा. अगर ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है टू असर्टन कि एग्जैक्टली कितना डैमेज यहां पे हुआ है, या फिर वो पोजेशन रॉन्गफुली ट्रांसफर हुआ है. क्या हुआ है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन द क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन, एंड लास्टली इफ possession has been transferred wrongfully by plaintiff. बेटा मेरे बेरेक्स पढ़े थे सारे, आपका भी बेरेक टेबल पे पड़ा था, और मैंने जब आपको आपके बेरेक दिए तो अपने वाले बेरेक भी साथ में दे दिए. सो दैट मीन्स wrongfully transfer हुआ है possession, you can be asked to restore those berek's back to me. So this is what? This is the recovery of possession. This is recovery of possession. आगे चले, चलो जी. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखो. It says an injunction granted during the pendency of a suit under section number 37 of SRA is known as. सूट अभी पेंडिंग है. क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स? सूट अभी पेंडिंग है. पेंडिंग सूट के दौरान जहां सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, बेटा टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए अगर हम वो इंजंक्शन देते हैं, व्यादेश देते हैं, तो कौन सा होता है? इज इट परमानेंट, मैंडेटरी, टेम्पररी और परपेचुअल? इट इज टेम्पररी. फॉर टाइम बीइंग है. इट इज ओनली एंड ओनली फॉर टाइम बीइंग. ओके. इंजंक्शंस में चैप्टर नंबर 7 को बेटा अच्छे से याद रखना. दैट इज सेक्शन नंबर 36 37, जो मेजरली आपको क्या बता रहा है कि प्रिवेंटिव रिलीफ है एक तरीके की. हालांकि इसको आगे और चैप्टर नंबर 8 में फर्दर एक्सप्लेन किया गया है. चैप्टर नंबर 7 बोल रहा है कि आपको कुछ रिलीफ प्रिवेंटिव तौर पे मिलेगी. प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है? इट मींस कि वहां पे हम वो ब्रीच प्रिवेंट करने के लिए आपको रिलीफ दे रहे हैं. इट इज ग्रांटेड एट डिस्क्रिशन. रिमेंबर दिस थिंग. ये न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है कि न्यायालय की मर्जी है, वो चाहे तो हमको ऐसा व्यादेश दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते. कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो टेम्पररी इंजंक्शन भी दे सकते हैं, वो चाहे तो परमानेंट इंजंक्शन भी दिया जा सकता है. सेक्शन नंबर 37 सेज ये जो प्रिवेंटिव रिलीफ है ये दो टाइप में मिल सकती है, या तो टेम्पररी इंजंक्शन या फिर परमानेंट इंजंक्शन. एंड व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट परमानेंट इंजंक्शन तो चैप्टर नंबर 8 आता है परमानेंट, दैट इज परपेचुअल इंजंक्शन. राइट. तो परपेचुअल इंजंक्शन में सेक्शन नंबर 38 टू 42 फटाफट से रिवाइज करेंगे. 38 बोलता है मैम देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हेन परमानेंट इंजंक्शन और परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड. अभी पढ़ेंगे कौन कौन सी सिचुएशन में दे सकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन में नहीं दे सकते, क्योंकि लिख के ले लो, यहां से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स. इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आज. ठीक है. परपेचुअल इंजंक्शन कहां मिल सकता है? जब आप इंजंक्शन की डिमांड कर रहे हो
तो जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिलीफ में ये रिलीफ क्लेम कर रहे थे, तो वहां पे भी कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, यहां पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 40 में डैमेजेस क्लेम करेंगे, वहां क्या ले रहे थे, कॉम्पनसेशन ले रहे थे, यहाँ क्या ले रहे हैं, डैमेजेस ले रहे हैं। सो जब आप डैमेजेस ले रहे हो तो डैमेजेस या तो यू कैन टेक इन ल्यू ऑफ इंजंक्शन और इन एडिशन टू इंजंक्शन। इन ल्यू ऑफ इंजंक्शन का मतलब क्या है, इंजंक्शन के जगह पे ले सकते हैं। इन एडिशन टू इंजंक्शन क्या हुआ, इंजंक्शन के साथ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है। सेक्शन नंबर 41 क्या बोल रहा है, परपेचुअल इंजंक्शन रिफ्यूज कब किया जा सकता है, इसलिए सेक्शन नंबर 38 ऑलवेज हैज टू बी रेड विद सेक्शन नंबर 41, दोनों को एक साथ पढ़ना है। बिकॉज एक जगह ये भी तो पता होना चाहिए कहां ग्रांट हो रहा है कहां ग्रांट नहीं हो रहा है। 39 किसकी बात करता है बेटा, इट सेज मैंडेटरी इंजंक्शन। ठीक है। 42 वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में दो ऐसी चीजें ली है जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट में यू आर आस्किंग टू परफॉर्म अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इन अनदर पार्ट you are asking to perform the negative part of the contract. So if the contract is such that पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, तो हम नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं। कुछ करने के लिए जब एक पर्सन को हम स्पेसिफिकली परफॉर्म करने की रिलीफ नहीं दे सकते, तो कुछ ना करने से रोकने के लिए हम एक पर्सन के अगेंस्ट इंजंक्शन दे सकते हैं। दैट इज द क्रक्स ऑफ सेक्शन नंबर 42। चलो, परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट हो सकता है, कब ग्रांट नहीं हो सकता है। सेक्शन नंबर 38 क्या बोल रहा है, देखो सेक्शन नंबर 38 बोल रहा है टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन दैट एग्जिस्ट। कोई ऐसी ऑब्लिगेशन है जो आज एग्जिस्ट कर रही है, कोई ऐसी बाध्यता है जो आज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, उसके ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए हम परपेचुअल इंजंक्शन दे सकते हैं। अगर डिफेंडेंट ने थ्रेट किया, डराया धमकाया कि मैं प्लेंटिफ तुम्हारे राइट्स को इन्वेड कर लूंगा, तुम्हारे अधिकारों का हनन करूंगा, तुम्हारे अधिकारों को नुकसान पहुंचाऊंगा, परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। कोर्ट में गिव परपेचुअल इंजंक्शन इन फॉलोइंग केस। किस केस में कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन देगा, चार सिचुएशन, जहां पे डिफेंडेंट ट्रस्टी है प्रॉपर्टी का, डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है, और प्रॉपर्टी का ट्रस्टी धमकी दे रहा है आपकी प्रॉपर्टी को खराब कर दूंगा, तोड़फोड़ कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, परपेचुअल इंजंक्शन दे देगा कोर्ट। सेकंड इज नो स्टैंडर्ड टू असर्टन द एक्चुअल डैमेज बाय इन्वेजन। मेरी प्रॉपर्टी किसी ने इन्वेड कर ली, मान लो मेरी गाड़ी थी, मेरा घर था, किसी ने इन्वेड कर लिया, पुश्तैनी मकान था, तो कैन कोर्ट असर्टन कि एक्चुअली मुझे कितना डैमेज हुआ है, मेरा पुश्तैनी घर था, मेरे दिल के बहुत करीब था बेटा। सो नाउ कोर्ट कैन नॉट असर्टन कि मैम एक्चुअली आपको कितना नुकसान हुआ है, मेरे को सदमा बैठ गया, मैं स्ट्रेस में चली गई, डिप्रेशन में चली गई। सो नो क्वांटम ऑफ दैट पर्टिकुलर डैमेज कैन बी असर्टन। आप मापदंड नहीं है आपके पास, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, यार्डस्टिक नहीं है दैट यू कैन मेजर 1 2 3 4 2 lakhs 10 lakhs 12 lakhs 1 crore or whatever the thing is. And C says that compensation in money not an affordable relief. मैम आपका घर चला गया, कोई बात नहीं, आपको 1 करोड़ रुपए देते थे, नहीं हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमें पैसे का लालच ही नहीं है, हमको उस केस में कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए बिकॉज वो अफोर्डेबल रिलीफ नहीं है हमारे लिए। डी बोल रहा है नेसेसरी टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग। एक के बाद एक सूट को रोकने के लिए कोर्ट यहाँ पे इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है, सो दैट बोथ द पार्टीज रिस्ट्रिक्ट देयर एक्ट्स देयर लाइबिलिटीज, वेट फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कोर्ट आपका मैटर डिसाइड नहीं कर देता। वरना एक पार्टी ने कुछ किया, फिर कुछ हस्तक्षेप किया, फिर कुछ और पंगा हुआ, देन द पार्टीज आर कॉन्स्टेंटली रनिंग टूवर्ड्स द कोर्ट इटसेल्फ। तो कोर्ट को तो प्रॉब्लम होगा ना, एक के बाद एक प्रोसीडिंग आते जा रही है। सो उस चीज को टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए उन सबके राइट को सस्पेंड करने के लिए हम इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं। क्लियर है। हालांकि परपेचुअल इंजंक्शन की बात करें, परमानेंट इंजंक्शन दिया जा सकता है। Now there are certain situations under section number 41 which says कि कुछ केसेस में हम परमानेंट इंजंक्शन दे ही नहीं सकते हैं। अब वो कौन सी सिचुएशन है अच्छे से समझो। परमानेंट इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, लिख के लो बेटा, सेक्शन नंबर 38 और 41 से कई बार नॉट लगा के, इनकरेक्ट लगा के, कैन लगा के, कैन नॉट लगा के इतना कंफ्यूज किया जाता है, बच्चे को कंफ्यूज हो जाता है। इस क्वेश्चंस की, इस सेक्शन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ऊपर जाओगे। फर्स्ट बोल रहा है टू रेजिस्ट अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्या मुझे कोई केस लाने से रोकने के लिए इंजंक्शन लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता।
जुडिशियल प्रोसीडिंग है ना, उस जुडिशियल प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट करने के लिए नोबडी कैन स्टॉप एनीबॉडी, वो उसका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा वरना। बी बोल रहा है रेस्टिट्यूट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट नॉट सबॉर्डिनेट, कि जो कोर्ट सबॉर्डिनेट नहीं है, मतलब अपने सुपीरियर कोर्ट में जा रहे हो, नॉट अलाउड। सी बोल रहा है रेस्टिट्यूशन अप्लाई टू लेजिस्लेटिव बॉडी, आप रेजिस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को, रेस्टिट्यूशन नहीं, रेजिस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को ताकि वो लेजिस्लेटिव बॉडी के पास ना जा सके, पंचायत वगैरह हो गया, अपना जो भी मैटर लेके जाना चाहता है वहां जाने से उसको रोक रहे हो, ऐसे मामले के लिए इंजंक्शन नहीं मिल सकता। रेजिस्ट फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इन क्रिमिनल मैटर्स, किसी के अगेंस्ट एफआईआर फाइल करनी है, ट्रायल में जाना है, विटनेस है, समन फाइल किया गया है, समन दिया गया है, आपको वारंट जारी किया गया है, या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करने से, दैट इज प्रोसीड करने से, कंप्लेन या एफआईआर लगाने से भी किसी पर्सन को रोक सकते हैं, ऐसा इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता। द पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड। ई पॉइंट बोल रहा है प्रिवेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, ये कई बार वर्ड समझ नहीं आता है क्योंकि यहां पर भी तो वर्ड कैन नॉट लगा दिया। मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेसिफिकली परफॉर्म कर सकते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट ना जिनको हम स्पेसिफिकली, वो कॉन्ट्रैक्ट ना जिनको हम स्पेसिफिकली एंड लीगली एनफोर्स करवा सकते हैं। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कि हम लीगली एंड स्पेसिफिकली एनफोर्स करा सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट का किसी ने भी अगर ब्रीच किया तो मैं इंजंक्शन ला सकती हूँ, कोर्ट ग्रांट करेगा, कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम प्लानिंग टू सेल माई लैंड और सेल माई हाउस टू यू, तो जब मैं अपना घर आपको बेचने का सोच रही हूं या हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड एग्रीमेंट टर्न्स इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नो प्रॉब्लम, एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन अब मान लो आप ब्रीच कर रहे हो, आप पैसा नहीं दे रहे हो, सो कोर्ट मना कर सकता है आपको, या फिर मैं अगर वो घर किसी और को सेल करना चाह रही हूँ, आप मुझे एडवांस दे चुके हो, कोर्ट कैन स्टॉप मी, परपेचुअल इंजंक्शन दे सकता है, मैम प्लीज स्टॉप, डोंट डू दिस एक्ट, यस एब्सोल्युटली। मुझे वो स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करने से कोर्ट मुझे रोक सकता है। तो फिर मैम ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हुए जिनको आप स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कर सकते, उस मामले में आपको कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है परपेचुअल इंजंक्शन के लिए। सो इस लाइन को, ई पॉइंट को अगर मैं सम अप करूं तो ये कहना चाहता है वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको विनिर्दिष्ट रूप से, सॉरी, वो कॉन्ट्रैक्ट जिनको आप स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा सकते, जिसकी पालना नहीं की जा सकती, उसके लिए इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं है? मान लीजिए मैं माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई हूं, मैंने माइनर को बोला लिसन माइनर, आई एम एंटरिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, ये मेरा घर है, आई एम सेलिंग दिस टू यू, सेल कर रही हूँ, गिफ्ट नहीं कर रही, क्योंकि गिफ्ट में लाइबिलिटी अराइज नहीं होती, और जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर की लाइबिलिटी अराइज हो रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं उससे एंटर करती हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब मैं माइनर को बोल रही हूँ दैट यू परचेज दिस हाउस, उसने बोला ठीक है मैम आई परचेज, लेकिन उसको बेचने से पहले मैं थर्ड पर्सन को बेचना शुरू कर दूं, कैन माइनर गेट अ परपेचुअल इंजंक्शन अगेंस्ट मी? आंसर इज नो, दैट माइनर कैन नॉट गेट अ रेमेडी ऑफ परपेचुअल इंजंक्शन अगेंस्ट मी। रीजन क्या है इसके पीछे का? बिकॉज मेरा और माइनर का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है बेटा विच इज नॉट एनफोर्सेबल। कोर्ट कभी बोल सकता है माइनर को उस संविदा का निष्पादन करने से, या मुझे नहीं हो सकता है उसका, क्योंकि अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इनकेपेबल पर्सन के साथ अगर हमने कोई भी एग्रीमेंट किया, इट इज वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बोलना ही नहीं है, वो वॉइड अब इनिशियो हो जाता है एट वेरी इनिशियल स्टेज, सो दैट रिमेन्स वॉइड। क्लियर है? तो माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, नॉट एनफोर्सेबल, जब वो एनफोर्सेबल नहीं है तो उसकी ब्रीच के लिए हम इंजंक्शन नहीं ला सकते। समझ आया? नेक्स्ट इज एफ, टू प्रिवेंट अ न्यूसेंस, जो कि पता ही नहीं है वेदर इज अमाउंट्स टू न्यूसेंस और नॉट। मेरे घर के पास 10 गाड़ियां खड़ी है, मेरा ही एरिया है, मेरे ही सारे प्लॉट्स हैं, आप बोल रहे हो मैम न्यूसेंस कर रही हैं, यू डोंट इवन नो वेदर इट इज न्यूसेंस और नॉट, मेरे प्लॉट है, मैं खड़ी कर सकती हूँ गाड़ी। सो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो पता ही नहीं चल रहा है कि रियलिटी में वहां पे कोई न्यूसेंस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऐसे मामले में परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता। जी पॉइंट क्या बोल रहा है? प्रिवेंटिंग कंटिन्यूइंग ब्रीच, जहां पे प्लेंटिफ ने एक्विसीज कर लिया है। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ब्रीच को, कंटिन्यूइंग ब्रीच हो रहा है, एक के बाद एक ब्रीच हो रहा है, लेकिन प्लेंटिफ ने एक्विसीज कर लिया। एक्विसीज का मतलब क्या है? हाथ मिला लिया, ठीक है भाई चलेगा, ओके मैम नो प्रॉब्लम, यू कैन ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट।
So when you yourself are least interested or least cared about this thing, or you yourself are giving a freedom to continue the breach, ऐसे मामले में कोर्ट इंजंक्शन देके उस पर्सन को उस ब्रीच करने से नहीं रोक सकता, because you yourself has acquiesced. कहते हैं ना, the person who comes to the court must come to the court with a clean hands, that is there should be no fault on your part as well. एच क्या बोल रहा है, एफिशियस रिलीफ ऑब्टेन कर सकते हो, जहां आपके पास ऐसी रिलीफ है विच कैन बी ऑब्टेन्ड, तो आप उस रिलीफ के लिए जाओ, फिर इंजंक्शन क्यों लेना है। एफिशियस रिलीफ में मैम डैमेजेस ले सकते हैं, कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, गो फॉर दैट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, गो फॉर दैट। व्हाई टू गेट फॉर इंजंक्शन, किसी पर्सन को रोक के बेटा उसके फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं पे जरूर हैम्पर होते हैं, बट अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग है तो कोई फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच नहीं, क्योंकि आपने भी गलती की है। एच ए बोलता है डिले इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2018 से ऐड किया गया है, 2018 से ऐड किया गया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को रोकने के लिए कोई पर्सन बोले इंजंक्शन ग्रांट कीजिए, नॉट अलाउड। रीजन क्या है, रीजन सिंपल है, दैट इट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच इंश्योर्स द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्री की तरफ ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। उसको डिले करने के लिए आप बोल रहे हैं कि आप ऐसा इंजंक्शन ग्रांट कर दीजिए, नहीं मिलेगा। कंडक्ट ऑफ प्लेंटिफ और हिज एजेंट इज सच कि उसको डिसएंटाइटल कर दे। प्लेंटिफ और एजेंट खुद ही गलतियां कर रहा है, खुद ही प्रोवोक कर रहा है, खुद ही जानबूझ के ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से उसको उस पर्टिकुलर रिलीफ के लिए डिसएंटाइटल किया जा रहा है, तो वहां परपेचुअल इंजंक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि प्लेंटिफ एंड एजेंट का वर्क ऐसा है, प्लेंटिफ का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, अगर प्लेंटिफ का कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर सूट फाइल करने में, तो इंजंक्शन नहीं मिलेगा। दैट इज टू से लोकस स्टैंडाई होना जरूरी है यहाँ पे, तो जब लोकस स्टैंडाई नहीं है तो प्लेंटिफ को ऐसी रिलीफ नहीं मिलेगी। हो सकता है आप किसी और के रिलीफ के लिए क्लेम करो, सो दैट पर्सन कम टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर दैट रेमेडी। सो ये वो सारे ग्राउंड्स से स्टूडेंट स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 38 में एंड सेक्शन नंबर 41 में जो ये कहता है कि कहां पे आपको इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है, कहां पे आपको इंजंक्शन रिफ्यूज किया जा सकता है। इज इट क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 5, अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ मे बी ग्रांटेड, किसके लिए? सेक्शन नंबर 4 बोल रहा है फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स, फॉर एनफोर्सिंग penal laws, for enforcing both civil laws and penal laws, for enforcing public rights. We know SRA is a civil law, civil law है और पब्लिक राइट्स की बात नहीं करता, ये जनरली किसकी बात करता है बेटा? पर्सनल राइट्स की बात करता है ना, इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है। सो इट इज फॉर एनफोर्सिंग सिविल राइट्स। बेटा ये जो सिविल राइट्स है ध्यान रखना, SRA कैन कम इनटू प्ले even if there is a contract or even if when there is no contract. Without contract also, without contract also the relief can be granted. Remember this. How? बेटा जब हम बोल रहे हैं कि किसी पर्सन को इंजंक्शन लाना है, तो वो कोई भी पब्लिक न्यूसेंस करने वाले पर्सन के अगेंस्ट इंजंक्शन ला सकता है ना, व्यादेश लाके उसको रोक सकता है अगर वो ऐसा न्यूसेंस कर रहा है तो। एब्सोल्युटली यस, जरूरी नहीं है वो जो है बिना कॉन्ट्रैक्ट के, दैट इज ऑब्लिगेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट में से ही अराइज हो, वो दायित्व कर्तव्य बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी अराइज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज द डिक्लेरेशन गिवन अंडर सेक्शन नंबर 34 ऑफ SRA इज बाइंडिंग ऑन हूम, किस पे बाइंड होता है? पहली बात तो सेक्शन नंबर 34 में हम डाइंग डिक्लेरेशन लेते हैं एंड सेक्शन नंबर 35 में उसका इफेक्ट दिखता है। पहली बात तो डाइंग डिक्लेरेशन हमें मिलेगा कब? ये जो डाइंग डिक्लेरेशन की हम जो रिलीफ बोलते हैं, ये डाइंग डिक्लेरेशन की रिलीफ जनरली हमें मिलती कब है स्टूडेंट्स? सीधी सी बात है, डाइंग डिक्लेरेशन की रिलीफ हमें मिलती तब है व्हेन देयर इज अ पर्सन हु इज रिफ्यूजिंग आवर राइट्स, जो बोल दे कि हमारे पास ऐसा राइट नहीं है। ऐसे ही डाइंग डिक्लेरेशन की रेमेडी थोड़ी ना मिलेगी, दो चीजों के लिए मिल सकती है, या तो बेटा हमारा लीगल कैरेक्टर है या कोई प्रॉपर्टी के राइट्स के लिए हमें कोई डिक्लेरेशन कराना है, तो उस मामले में हमें डाइंग डिक्लेरेशन की बेनिफिट मिल जाती है। लेकिन वो भी किसके अगेंस्ट मिलेगी? अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज डिनाइंग योर लीगल कैरेक्टर, या आपके टाइटल को डिनाई करता है वो पर्सन, तो ऐसा मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना ये भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। एंड डाइंग डिक्लेरेशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आपके पास कोई फर्दर रिलीफ थी बट यू omitted to take that relief. आप वो रेमेडी या वो रिलीफ लेने के लिए आपने गलती कर दी है। अगर आपने टाइम पे वो रिलीफ लिया ही नहीं, आपने वो रिलीफ टाइम पे लिया ही नहीं,
आपके पास फर्दर रिलीफ थी, आपने नहीं लिया है, तो जब आप नेग्लिजेंट हो चुके हो अपने राइट्स को लेके, तो फिर आगे आपको ऐसी कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। ओके, लोप कर दिया तो फिर आपको नहीं मिलेगा। इफेक्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन? डाइंग डिक्लेरेशन का इफेक्ट ये है कि वो पार्टीज को भी बाइंड करता है और उनके बिहाफ पे कोई पर्सन है जो कि क्लेम कर रहा है उसको भी बाइंड करता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है only on the parties to the suit, on the parties claiming through the parties to the suit, absolutely, and trustees of the trust to which the party to the suit have. So it is all of the above. Okay. Question number 7. Which of the following contract cannot be specifically enforced as per section number 14 of SRA? अब बेटा यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 14 में तो हमने बोला ना कॉन्ट्रैक्ट नेचर डिटर्मिनेबल, पर्सनल क्वालिफिकेशन, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया है। अब फाइंड आउट करना है आपको। अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी, ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी, a contract with B that in consideration of ₹1000 to be paid to him he will paint the picture। ये पर्सनल चॉइस है। क्या है? पर्सनल चॉइस है। ये क्या है बेटा? पर्सनल क्वालिफिकेशन है। ये क्या है? ए, एन ऑथर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी अ पब्लिशर टू कंप्लीट अ लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क कंप्लीट करना है तो ये भी किस में आ गया बेटा? पर्सनल क्वालिफिकेशन में आ गया। सो क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेसिफिकली एनफोर्स किया जा सकता है? नहीं, तीनों में से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8. एन ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन अ सूट प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन नंबर 6 ऑफ एसआरए इज। जब सेक्शन नंबर 6 में हम ऐसी रिलीफ दे रहे बेटा, किसके लिए दे रहे हैं? फॉर रिकवरी ऑफ possession of immovable property। remember this thing, immovable property के possession की रिकवरी के लिए जब हम ऐसा ऑर्डर या डिक्री मिलती है तो हमारे पास उसके लिए आगे रिलीफ क्या है? क्या ये अपीलेबल है? क्या ये रिव्यूएबल है? नाइदर अपीलेबल नॉर रिव्यूएबल, बोथ अपीलेबल एंड रिव्यूएबल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? नाइदर रिपीलेबल नॉर रिव्यूएबल। ना तो अपील कर सकते ना रिव्यू कर सकते, रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है। Under which section of SRA provides about specific performance of a contract which cannot be specifically enforced? अब कई बार आप इसमें कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बोला सेक्शन नंबर 10 बोल रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं सब्जेक्ट टू 3 सेक्शंस एंड दैट इज सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 2, सेक्शन नंबर 14 एंड सेक्शन नंबर 16। हाँ कि ना? हालांकि ये सब ब्रैकेट में लिखना अलाउड नहीं है ना बेटा, आप सर्कल बना लो भले, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते कभी भी सेक्शन को। तो सेक्शन नंबर 10 एंड 14 का ऑपोजिट रिलेशन है, क्योंकि 10 बोलता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकते हैं, 14 बोलता है कतई नहीं कर सकते। एंड 16 इज व्हाट? 16 इज बार्स टू रिलीफ, पर्सनल बार्स टू रिलीफ, है ना? पर्सनल बार्स। पर्सनल बार्स का मतलब क्या हो गया? पर्सनल बार्स का मतलब हो गया प्लेंटिफ। प्लेंटिफ गलती करके आया बेटा, इट इज द प्लेंटिफ हु इज एट फॉल्ट। ओके। कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते? दोज विच आर अंडर योर सेक्शन नंबर 14। क्लियर है? चलो जी। इन विच कंडीशन एन इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड अंडर एसआरए। कहां पे इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है? मतलब सेक्शन नंबर 38 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 38 की। इसीलिए मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही ये लिस्ट अच्छे से करवा दी थी ताकि आप आगे गलती ना करो। To restrain any person from instituting or prosecuting in a criminal matter। किसी पर्सन को रिस्ट्रेन करने के लिए क्या हम ऐसा इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं? नो। टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू लेजिस्लेटिव बॉडी? नो। When the plaintiff has a personal interest in the matter। बेटा सेक्शन नंबर 38 में उल्टा लिखा था। क्या बोला था? वहां पे उल्टा लिखा हुआ था और ये बोला था कि कब हम जो है एक पर्सन को कौन सी कंडीशन में इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं। अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट है तो ये the personal does not have a personal interest, that is a plaintiff does not has a personal interest। ये तो हमने कहां पढ़ा था? सेक्शन नंबर 41 में पढ़ा था। लेकिन यहां बोल रहा है कि कैन नॉट हटा दिया हमने। जब पर्सनल इंटरेस्ट है प्लेंटिफ का तब तो हम उसे इंजंक्शन दे सकते हैं ना। देखो आगे बोला टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। तो इसमें भी नहीं दे सकते, ये 41 से आया है। ये कहां से आया बेटा? ये भी 41 से आया है।
ये भी 41 से आया है, तो कहां इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है? उसके ऑपोजिट सिचुएशन में इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। इट सेज दैट एन इंजंक्शन ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी, मतलब अभी भी क्या है? पेंडिंग है। कैन आई से दैट दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड? यस और नो? हम बोल सकते हैं ना दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज इंजंक्शन ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट अंडर सेक्शन नंबर 37। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? परपेचुअल, मैंडेटरी, टेम्पररी और परमानेंट। परमानेंट तो कब होता है? अभी पढ़ के आए हम चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, 37, 38, 36, राइट? सो इट इज व्हाट? इट इज एन टेम्पररी इंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से सुनना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अंडर एसआरए व्हेन इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड, जिधर इंजंक्शन का वर्ड दिखा, जिधर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आपको कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन दिखा, सूझबूझ के, सोच समझ के, वेट करके, इंतजार, दिमाग को ठंडा करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। बहुत बार स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में गलती करके आए। इट सेज टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। क्या इसमें हो सकता है? वर्ड देखो, नॉट गायब है, मतलब ये पॉइंट किसका है? ये पॉइंट है 41 के ई का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन वहां वर्ड क्या था बेटा? वहां वर्ड था कैन नॉट बी। द टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ वुड विच वुड बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, जहां पे स्पेसिफिक एनफोर्समेंट किया जा सकता है, जहां पर स्पेसिफिक एनफोर्समेंट किया जा सकता है, वहां पर क्या होगा? वहां पर स्टूडेंट्स हम ऐसा इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एंड एक्ट विच इज नॉट रीजनेबली क्लियर कि ये न्यूसेंस होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ इंजंक्शन नहीं मिल सकता। हमें क्या बोला? कहाँ इंजंक्शन मिल सकता है? ऑप्शन नंबर सी। टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्विसीज, यहां पर भी हम क्या नहीं दे सकते? इंजंक्शन नहीं दे सकते। when the plaintiff has no personal interest in the matter, मैटर में उसका खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है, तो भी हम इंजंक्शन नहीं दे सकते। सो बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, which says the grant of decree of specific performance of a court is, अच्छे से सुनना, ग्रांट ऑफ डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कोर्ट इज डिस्क्रिशनरी। मैम डिस्क्रिशनरी क्यों? अब तो मैंडेटरी है सेक्शन नंबर 10। हाँ जी, पर 2016 का सवाल है बेटा, 2018 से पहले, प्रायर टू 2018, इफ देयर इज एनी सच क्वेश्चन जो आपके कोर्ट के, या मैं बोलूं कि स्पेसिफिक रिलीफ या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के नेचर की बात कर रहा है, तो प्रायर टू 2018 सब जगह आंसर क्या था? डिस्क्रिशनरी था। क्या था? डिस्क्रिशनरी है। अभी क्या हो गया है? आफ्टर 2018 इट हैज टू बी मैंडेटरी। बराबर है? व्हाई? बिकॉज द वर्ड शैल हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। एक और चीज ध्यान रखना, मान लो आपको डिस्क्रिशनरी दे रखा है, मैंडेटरी दे रखा है, एक थर्ड ऑप्शन और आपके सामने आ गया विच सेज मैंडेटरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 11 टू सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16, तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑब्वियसली हम सी के साथ जाएंगे। दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इफ गिवन। तो अब किसके साथ जा सकते हैं? बी के साथ जा सकते हैं, बिकॉज नाउ इट इज मैंडेटरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, खुद की कंसेंट के बिना डिस्पोजेस किया गया, किससे? इमूवेबल प्रॉपर्टी से किया गया, अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ये वर्ड कैच है यहाँ पे, क्योंकि ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस व्हाट? अगर लॉ ऑथराइज करे, लॉ के प्रोसेस को फॉलो करके, लीगल तरीके से, लॉफुल तरीके से, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को डिस्पोजेस किया गया, तो वो सेक्शन नंबर 6 की रेमेडी लेने से डिसएंटाइटल हो जाएगा। टू रिकवर द पोजेशन, सेक्शन नंबर 6 रिवाइज कर लेते फटाफट। जब हमने ये बोला बेटा दैट रिकवरी ऑफ पोजेशन में
आप दो चीजों की रिकवरी कर सकते हो, मतलब दो तरह की प्रॉपर्टी, वन इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सेक्शन नंबर 5 जो कि बोलता है पर्सन स्पेसिफिकली एंटाइटल्ड फॉर दैट स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, सीपीसी का प्रोविजन लागू हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हो। सेक्शन नंबर 6 बोल रहा है ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी आपको चाहिए, पोजेशन का रिकवरी आपको चाहिए जहां से एक पर्सन को इलीगली डिस्पोजेस कर दिया गया है। अनमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में सेक्शन नंबर 7 जो कि सेम 7 जैसी बात करता है, बस प्रॉपर्टी यहाँ पे मूवेबल हो चुकी है। सेक्शन नंबर 8 बोल रहा है लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैविंग द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज टू रिस्टोर द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द पर्सन हैविंग द लॉफुल टाइटल ऑफ दैट प्रॉपर्टी, या फिर हम ओनर बोल सकते हैं। ओके, सेक्शन नंबर 6 में कौन जो है स्टूडेंट्स पर्सन जिसको हमने डिस्पोजेस कर दिया है उसको क्या प्रूफ करना है? ही हैज टू प्रूव हिज टाइटल। क्या टाइटल प्रूफ करना? नहीं। 5, 7, 8 की बात होती तो हम टाइटल प्रूफ करते। ही हैज टू प्रूव हिज प्रायर पोजीशन, बस उसको ये प्रूफ करना है सेक्शन नंबर 6 में कि जिस दिन मुझे इस घर से दखल किया गया, मतलब बेदखल, नॉट दखल, बेदखल किया गया, रिमूव किया गया, डिस्पोजेस किया गया, उस दिन से पहले मेरे पास पोजेशन था। even if he is a trespasser, even if he is a trespasser, so in that case also you have to file a suit for eviction. He has to prove both his title and prior possession. nahi, he has to prove what? He has to prove only his prior possession, कि इस पर्टिकुलर डिस्पोजिशन से पहले मेरे पास पोजेशन था इस प्रॉपर्टी का। जो चीज आपके पास थी नहीं उस चीज की रेमेडी फिर आप कैसे लेने आओगे? ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोलता है। in order to succeed in a suit for specific performance of a contract for sale, दो चीजें होती है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीन्स व्हाट? दिस इज सेल डीड, एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल मीन्स व्हाट? आप सेल का आज आप एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो कि हम फ्यूचर में सेल करेंगे, तो दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल कि हम फ्यूचर डेट में फॉलोइंग कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस पे आगे हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी का सेल करेंगे। वी आर एग्रीइंग टुडे टू सेल इट। सेल मतलब फ्यूचर में करने के लिए। द प्लेंटिफ हैज टू अवर एंड प्रूफ, मतलब सेक्शन नंबर 16 पर्सनल बार्स टू द रेमेडी के बारे में बात कर रहा है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में सक्सीड करना चाहते हो तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? हिज रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, only his readiness to perform the contract, only his willingness to perform the contract, और only his potential to perform the contract। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा बेटा? लेकिन ऑप्शन नंबर बी, सी और डी देखो स्टूडेंट्स, उसमें क्या चीजें बोल रखी है? मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि दोनों वर्ड्स है रेडीनेस एंड विलिंगनेस। एक चीज ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में कई बार आपको ये दोनों वर्ड्स देखने को मिलेंगे और आपके सामने एक सिचुएशन आएगी। There is a difference between the word readiness and willingness. Readiness means what? Readiness means आप financially sound हैं। क्या है? Financially sound हैं। Willingness means आप इच्छुक नहीं हैं। You do not desire or you do not have will or wish to perform that contract. Example देती हूँ students. For example, if I have to conduct the class, मुझे मान लो क्लास कंडक्ट करनी है। अब जब मुझे क्लास कंडक्ट करनी है तो मान लो मेरे पास पावर है, लाइट है ना, लाइट इन द सेंस पावर, एंड इंटरनेट फैसिलिटी है, लैपटॉप है, कैमरा है, जैकेट है, कंटेंट है, पीपीटी है, स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ है। सो इन दैट मैटर आई एम रेडी, बट मन से इच्छा नहीं है। आई डू नॉट विश टू टेक क्लास इन केस, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, तो वो क्या हो गई? वो विलिंगनेस में आ गई। मतलब मैं रेडी तो हूं बट मैं विलिंग नहीं। ये हुआ इसका एग्जाम्पल, रेडी बट नॉट विलिंग। नाउ विलिंग बट नॉट रेडी, मैं तैयार तो हूं आपकी क्लास लेने के लिए लेकिन रेडी नहीं हूं। मान लो मेरे पास साधन नहीं है, पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, लाइट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जैकेट नहीं है, लैपटॉप पेन टैब नहीं है, कुछ भी फॉर दैट मैटर। सो दैट इज व्हाट आई एम रेडी। इच्छा है मेरी, विल विश डिजायर है, लेकिन क्या नहीं है स्टूडेंट्स? रेडीनेस नहीं है। So that is how you have to differentiate and understand, because if I'm not wrong तो पंजाब या हरियाणा में पहले क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, an instrument is not settlement under SRA। SRA के तहत एक इंस्ट्रूमेंट सेटलमेंट नहीं है। कब नहीं है? whereby an interest in the property is devolved by will। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सेटलमेंट की कैटेगरी में नहीं आता।
वेयर बाय डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन अ मूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज्ड, तो ये एक सेटलमेंट हुआ ना, इंस्ट्रूमेंट से हुआ. वेयर बाय डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज्ड, और वेयर बाय द डिवोल्यूशन ऑफ एन इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ओनली एग्रीड टू बी डिस्पोज. अगर एग्री भी किया किसके लिए, डिस्पोज करने के लिए, तो वो सब सेटलमेंट की कैटेगरी में आता है. ऑप्शन नंबर ए सेटलमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है. क्वेश्चन नंबर 20. अ प्लेंटिफ इन अ सूट बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल मींस एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है. मे सीक द रिलीफ ऑफ रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. क्या वो ऐसी रिलीफ ले सकता है क्या? एब्सोल्युटली ले सकता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में वो क्या क्या रिलीफ ले सकता है? मे सीक रिलीफ ऑफ रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. रिसेशन मींस व्हाट? रिसेशन मींस कैंसिलेशन, कि सर जज साहब के सामने जाके कि आप प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए. तो यहाँ पे क्या क्या डिमांड कर सकता है? इन ऑल्टरनेटिव टू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. अगर आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोड ग्रांट नहीं करेगा, उम्मीद है, लग रहा है, तो आप प्रेयर में इन ऑल्टरनेटिव मतलब उसके बदले में और क्या डिमांड कर सकते हो कि आप एक काम कीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिएगा. इवन आफ्टर द डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर सर्कमस्टांसेस, यस, मान सकता है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री होने के बावजूद भी ये चीजें हो सकती है. इफ इट इज voidable by him, then in all the cases students this particular relief can be demanded. रिसेशन 27 में बोला है कब अलाउ किया जाता है, एंड 27 में ये भी बताया कि कब रिफ्यूज किया जा सकता है. तो रिवीजन हो जाए कि कब रिसेशन आपको ग्रांट किया जाएगा और कब आपको रिसेशन रिफ्यूज किया जा सकता है. अब देखोगे अगर स्पेसिफिकली इस पॉइंट को कि कब अलाउ किया जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कि वॉइडेबल है या टर्मिनेबल है. कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है बेटा जो कि या तो वॉइडेबल है या फिर टर्मिनेबल है, या फिर क्या है, टर्मिनेबल है. then in that case that contract can be rescinded, yes. या फिर वो अनलॉफुल है, क्या हो जाता है, अनलॉफुल है. या फिर बेटा ऐसा है जहां पे द डिफेंडेंट इज मोर टू बी ब्लेम्ड. किसकी ज्यादा गलती है? डिफेंडेंट की ज्यादा गलती है. किसकी है? डिफेंडेंट की ज्यादा गलती है. तो इस केस में हम रिसेशन कर सकते हैं. साथ ही साथ हम ऑल्टरनेटिव प्रेयर में क्या बोल सकते हैं कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है तो हमें अदर कोई और अल्टरनेटिव रेमेडी दे दीजिए, इसको रिसेंड कर दीजिए. सेक्शन नंबर 30 जो बोलता है पार्टीज को इक्विटी करनी है. इक्विटी मतलब क्या? इफ एनी पार्टी हैज टेकन अनड्यू एडवांटेज और बेनिफिट और एडवांस, रिस्टोर इट बैक टू द पार्टी एंटाइटल्ड. जो पार्टी एंटाइटल्ड है उसको आप प्लीज रिस्टोर कर दीजिए. ठीक है, क्लियर है. सो दिस इज हाउ रिसेशन का आपको सेगमेंट याद रखना है. एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो क्या कह रहा है, जुरिस्डिक्शन के बारे में बोल रहा है. जुरिस्डिक्शन ऑफ डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिस्क्रिशनरी एंड द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू ग्रांट सच रिलीफ merely बिकॉज इट इज लॉफुल टू डू सो. ये कौन से वर्ड्स की, कौन से सेक्शन की लैंग्वेज है, कौन से सेक्शन की लैंग्वेज है? ये किसकी है स्टूडेंट? सेक्शन नंबर 20. एक बार फिर भी इसको चेक कीजिएगा. ओके, अमेंडमेंट स्टूडेंट, जब सेक्शन नंबर 20 की बात की गई है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस से जो डील करता है, तो फटाफट से हम 2018 के अमेंडमेंट्स को भी याद करेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. क्वेश्चन अक्सर यहां से आते ही आते हैं. सेक्शन नंबर 14 किसकी बात करता है? 14 बात करता है कि कोर्ट का पावर है कि वो एक एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं. जब भी वो ऐसे एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे स्टूडेंट्स, उस पर्सन का ओपिनियन लेंगे जो कि कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे हमें कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है. वो एक्सपर्ट की ओपिनियन लेंगे जो कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है. कोई डॉक्यूमेंट को ऐसा जज करना हो गया हो तो वो ओपिनियन को हम रिकॉर्ड करेंगे. क्या करेंगे? वो ओपिनियन को हम रिकॉर्ड करेंगे. दिस ओपिनियन हैज टू बी रिकॉर्डेड. सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस जिसके बारे में हम सेक्शन नंबर 16 में बात कर चुके हैं, पर्सनल बार्स ऑफ रिलीफ, कि अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली तो फिर अब आप कोई रेमेडी और उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट नहीं ले सकते, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते. क्लियर है? ध्यान रखना बेटा, स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस तभी ले सकते हैं जब डिफेंडेंट ने नॉन परफॉर्मेंस कर दिया. लेकिन ये रेमेडी लेने से पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा? आप जब थर्ड पार्टी से बेटा ऐसा सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले रहे हो तो उससे पहले ये जरूरी है कि डिफॉल्टिंग पार्टी ने वहां डिफॉल्ट कमिट किया हो.
आपने उस डिफॉल्टिंग पार्टी को 30 डेज का नोटिस दिया होना चाहिए। अगर आपने उस डिफॉल्टिंग पार्टी को बेटा 30 डेज का नोटिस दे दिया है और उस नोटिस देने के बावजूद डिफेंडेंट ने रिफ्यूज कर दिया है या निग्लेक्ट कर दिया है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो फिर आप सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस में फिर जा सकते हो। ऐसे ही सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस में नहीं जा सकते कि अरे हमारी मर्जी हो गई इसलिए हम सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस में चले गए। नो, दिस इज नॉट अलाउड। क्लियर है? आगे देखो सेक्शन नंबर 20A क्या कहता है, नो इंजंक्शन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अभी देखा हमने सेक्शन नंबर 41HA कि इंजंक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए नहीं ग्रांट किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश किया जा सकता है 20B के तहत। 20B ने क्या बोला, स्पेशल कोर्ट्स किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। लिख लो बेटा, स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। एंड नेक्स्ट हमने क्या बोला, एक्सपीडिशियस डीले। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी प्रोविजंस आपके सामने, कोई भी ऐसी जो आपके सामने मैटर आया है उसको विद इन 12 मंथ्स हम क्या करें, डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करें। 12 मंथ्स फ्रॉम व्हेन, 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट। 12 मंथ्स दे रखा है, प्लस 6 मंथ्स का और फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है सफिशिएंट कॉजेस शो करने पे। 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू डिफेंडेंट। क्लियर है? कुछ स्केड्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, 5 कैटेगरी के स्केड्यूल ऐड किए गए हैं। वो पांचों कैटेगरी के स्केड्यूल आपको ध्यान रखने हैं। ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, वाटर एंड सैनिटाइजेशन है, कम्युनिकेशन है, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीजों का भी आपको प्रावधान ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बोल रहा है, सेक्शन नंबर 39 ऑफ एसआरए इज रिलेटेड विद, वी ऑल नो दैट इट इज मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब ये होता है आपको इंजंक्शन भी ग्रांट कर देंगे एंड विद दैट कुछ स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए भी मैंडेटरी डायरेक्शन दिए जा सकते हैं, दैट यू नीड टू परफॉर्म दीज थिंग्स आल्सो। ओके, section number 22, when due to fraud played by the parties a contract in writing does not express its real intention, जब वो रियल इंटेंशन पार्टीज का एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है तो देन द एप्रोप्रिएट रेमेडी वुड बी, सिंपली है ना, फ्रॉड है तो हम क्या कराएंगे, हम रेक्टिफाई कराएंगे। देयर आर टू वर्ड्स, रेक्टिफिकेशन एंड रैटिफिकेशन। क्या है वर्ड, एक है रैटिफिकेशन एंड एक है रेक्टिफिकेशन, दैट इज रेक्टिफाई। रैटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, रैटिफिकेशन का मतलब होता है टू कंफर्म, टू अप्रूव, एंड रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, टू रिमूव एन एरर और टू रिमूव अ डिफेक्ट। अब इसके लिए जाएंगे कहाँ, कोर्ट के पास जाएंगे, अनुमति लेंगे उनकी कि आप डायरेक्शन दीजिए, हमको अलाउ कीजिए ऐसा रेक्टिफिकेशन करने के लिए। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का स्पेसिफिकली सेक्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास जो सेक्शन बनता है वो है हमारे पास सेक्शन नंबर 26। 26 में वो सारे ग्राउंड्स दे रखे हैं जहां पे हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जब आपका रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं हो रखा है। जब रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं हो रखा है, फ्रॉड हो गया है, कोई मिस्टेक हो गई है पार्टीज के बिहाफ पे, तो आप राइटिंग में दीजिए, कोर्ट यहाँ पे रेक्टिफाई करने को बोल देगा। आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जो कि रेक्टिफाई के लिए एलिजिबल है, उस मामले में तब तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते जब तक रेक्टिफिकेशन हो ना जाए, जब तक रेक्टिफिकेशन यहाँ पे स्टूडेंट्स हो ना जाए। क्वेश्चन नंबर 23, specific performance of a contract cannot be enforced in favor of a person who has obtained a substituted performance of contract under section 20 2018 amendment। बेटा ध्यान रखो, जब हम सेक्शन नंबर 20 की बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जिसके अगेंस्ट हमने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया थर्ड पार्टी से, फिर क्या उसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो? नहीं। पर ये भी हम तब नहीं बोल सकते जब हमने करेक्ट वे में सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस नहीं लिया है। अगर हमने करेक्ट वे में सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस लिया, हमने वी हैव गिवन द 30 डेज नोटिस, उसके बाद भी डिफेंडेंट हैज नॉट कोऑपरेटेड, रिफ्यूज्ड, निग्लेक्टेड टू परफॉर्म, तो हम बोलेंगे कि नाउ वी आर एंटाइटल्ड फॉर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। सो द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24, सेक्शन 30 lays down that the court on adjudging the rescission of a contract may require the party to whom such relief is granted। क्या बोल सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स रिसेशन में, प्लीज डू इक्विटी। इक्विटी कीजिए मतलब क्या, अनजस्ट एनरिचमेंट कोई भी पार्टी नहीं ले सकता है। कोर्ट हैज टू इंश्योर दैट सारे पार्टीज का यहाँ पे बेनिफिट हो, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं हो सकती जो कि यहाँ पे अनड्यू एडवांटेज ले ले। टू रिस्टोर
so as far may be any benefit which he may have received from the other party. Absolutely correct. बोला जा सकता है कि आप इसको रिस्टोर कीजिए. To make any compensation to him which the justice may require. अगर न्याय के हित के लिए ये अनिवार्य है कि यहाँ पे ऐसा प्रतिकर देने की आवश्यकता है, कॉम्पनसेशन देने की आवश्यकता है, तो कोर्ट बोल सकता है प्लीज ग्रांट द कॉम्पनसेशन. सो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 24 में, सेक्शन नंबर 30 में ये दोनों ही रेमेडीज हमारे पास अवेलेबल है स्टूडेंट. दैट इज बोथ ए एंड बी. दैट इज बोथ ए एंड बी, दोनों के लिए कोर्ट यहाँ पे बोल सकता है. क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या बोलता है. A while going abroad leaves his furniture under the care of his friend B. Friend B को furniture देता है कि भैया ध्यान रखना. B pledges the furniture to C. C को pledge कर दिया. In a suit filed by A under section 8 of SRA 1963, क्या C को कंपेल किया जा सकता है ऐसे गुड्स उसे वापस रिस्टोर करने के लिए? ऑब्वियसली बात है, फर्नीचर है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसने खुद दिया, लेकिन ओनर तो वो है ना. He can ask for that particular property. C may be compelled specifically to deliver the furniture to A. Furniture to A. C नहीं बेटा. B pledges the furniture to A. एक मिनट. A जब जा रहा था उसने अपने फ्रेंड B को दिया, B ने C को दे दिया. A बोल रहा है कि मुझे फर्नीचर चाहिए. ओके, तो क्या हम C को कंपेल करेंगे? C may not be compelled, कि हम C को कंपेल नहीं कर सकते. C may be compelled by B only. B क्यों कंपेल करेगा? राइटफुल ओनर तो A है ना. Neither A or nor B can claim the relief against C. Absolutely that person can claim the relief. वहां पे relief claim हो सकती है, और relief claim करेगा, A claim करेगा, किसके against करेगा? The person who is holding that possession of the property, जो कि वो entitled नहीं है जिसके लिए. Question number 26. Which of the following infrastructure project is not mentioned in schedule to the specific relief? ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन आया था 2021 में, जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सदमा देके गया कि इतना इन डेप्थ सवाल कैसे पूछा जा सकता है, इतना गहराइयों से सवाल कैसे पूछा जा सकता है, बट पूछा है. तो ध्यान रखना, स्केड्यूल्स जितने भी स्केड्यूल में जो न्यू कैटेगरीज ऐड की गई ना बेटा स्केड्यूल में, वो कैटेगरीज याद रखना. अब उस कैटेगरी में भी इन्होंने फर्दर पूछ लिया है कि इसमें से कौन सा उसमें मेंशन्ड नहीं है, कौन सा उसमें मेंशन्ड नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 26, 5-star होटल, 3-star होटल, 5-star होटल लोकेटेड आउटसाइड सिटी विद द पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन. ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में नहीं है. 3-star होटल लोकेटेड आउटसाइड द सिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन, ये भी आपके इस पर्टिकुलर लिस्ट में मेंशन नहीं है. 5-star होटल, सॉरी ये दोनों मेंशन्ड है बेटा. 5-star होटल located within the city with the population of more than 1 million. ये बोला outside city, ये भी बोला outside, ये क्या बोला within. This is not mentioned over there. This particular segment is not mentioned in there. Question number 27 and the last question for the day. देखो, which of the following statement is false? इसमें से false कौन सा है? Injunction cannot be granted to prevent the breach of contract, the performance of which would not be specifically enforced. Absolutely correct. Section number 41E. Injunction cannot be granted to prevent on the grounds of nuisance an act of which it is not reasonably clear what it will be, whether it will be nuisance or not. ये भी correct है, clear है. C, an injunction cannot be granted to prevent the continuing breach in which the plaintiff has acquiesced. ये भी correct है. तो इसमें से false कौन सा है? None of the above is false. इसमें से कोई भी false नहीं है. None of the above. clear है. जाते जाते स्टूडेंट्स ये रेमेडीज जरूर याद रखना जो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ पढ़नी है. दीज आर दी ऑल्टरनेटिव रेमेडीज, या हम बोले इन एडिशन रिलीफ है जो कि एक पर्सन क्लेम कर सकता है. सेक्शन नंबर 21 में कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं आप जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी लेने आप कोर्ट में जा रहे हैं. तो आगे देखो, सेक्शन नंबर 22 बोल रहा है कोर्ट का पावर है कि कुछ और रेमेडीज आपको ग्रांट की जा सकती है, जैसे कि पार्टीशन हो गया है ना, रिफंड ऑफ द अर्निश्ड मनी हो चुकी है, ये आपको ग्रांट की जा सकती है. 23 में बोला लिक्विडेशन ऑफ डैमेज नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. मतलब अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट में ये डैमेजेस मेंशन कर दिया कि मैम अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया ना तो 10 लाख का आप पे डैमेजेस इंपोज किया जाएगा, तो मैं बोल दूं अरे सर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है ना डैमेजेस हम ले सकते हैं, तो मैं डैमेजेस दे दूंगी, मुझे जाने दो, मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करूंगी. नॉट अलाउड. बिकॉज मियरली हमने क्योंकि मैम कॉन्ट्रैक्ट में 10 लाख का डैमेजेस मेंशन कर दिया ब्रीच करने पर, दैट डज नॉट गिव यू एन ऑप्शन टू पे द डैमेजेस
and go away from your liability. Not allowed. आपको बार नहीं कर देता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, डैमेजेस इंपोज कर रखा उसके बाद भी कोर्ट को अगर लगा तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 11, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जा सकता है. अंडरस्टूड. 24 बोल रहा है बार ऑन सूट ऑफ कॉम्पनसेशन. भैया कॉम्पनसेशन पहले नहीं मांगा और अगर आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूट डिसमिस हो गई तो अगली सूट आप कॉम्पनसेशन के लिए नहीं लगा सकते. सेक्शन नंबर 29 जो कि हम अभी रिसेशन में पढ़ चुके हैं, ऑल्टरनेट प्रेयर फॉर द रिसेशन इन अ सूट अलाउड है. ऑल्टरनेटिव प्रेयर फॉर द रिसेशन बोला जा सकता है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिला हमें तो आप प्लीज कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दीजिएगा. दिस इज अलाउड. ओके. एंड सेक्शन नंबर 42 बोल रहा है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नेचर का है जहां पे एक अफर्मेटिव एग्रीमेंट है और दूसरा नेगेटिव एग्रीमेंट है, तो अफर्मेटिव एग्रीमेंट दैट इज टू डू समथिंग, क्या किया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अफर्मेटिव एग्रीमेंट के लिए जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम नहीं दे सकते, तो नेगेटिव एग्रीमेंट जहां हम रोक रहे थे किसी पार्टी को टू नॉट टू डू समथिंग, मतलब नेगेटिव एग्रीमेंट के लिए हम इंजंक्शन दे सकते हैं. एक टीचर को बोला आप हमारी कोचिंग संस्थान में पढ़ाओ ऑफलाइन, आप जब तक यहाँ पढ़ाओगे किसी और संस्था में नहीं पढ़ाओगे. यहाँ क्या बोला, पढ़ाना है और बोला कि कहीं और नहीं पढ़ाना है. तो यहाँ पढ़ाने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते ना. क्यों नहीं करवा सकते? पर्सनल क्वालिफिकेशन. टीचर को जबरदस्ती कैसे बोल सकते हो पढ़ाने के लिए? नो यार्डस्टिक टू मेजर दी परफॉर्मेंस एज वेल एज इफ फोर्स टू टीच बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में आ जाएगा. सो इन दैट केस जब पढ़ाने का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते और वो कहीं और जाके पढ़ाए तो उसको रोक जरूर सकते हैं इंजंक्शन लगा के, उसको रोक जरूर सकते हैं इंजंक्शन लगा के. एंड दैट इज सेड टू बी अ नेगेटिव एग्रीमेंट. ठीक है. तो कुछ ना करने का एग्रीमेंट किया था ना, तो अगर वो कर रहे हो तो उसको रोकने के लिए आपके अगेंस्ट इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है. जब कुछ करने के लिए हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री नहीं दे सकते, इंजंक्शन दे सकते हैं ऐसी सिचुएशन में. तो आई होप स्टूडेंट्स की ये जितना भी सेगमेंट हमने डील किया है वो आपको समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा. इस तरीके से पीवाईक्यूज को अपने बेरेक्ट्स के साथ रिवाइज करते रहो, मजा भी आएगा, रिवीजन भी होता जाएगा और डर भी नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे आप चीजों को रिकॉल करते रहोगे. मेक श्योर जब पीवाईक्यू सामने है आपका बेरेक्ट आपके सामने होना जरूरी है. So yes, that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you so much.